नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जी के विद प्रदीप शर्मा में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की ऊंचाई कितनी है। आपसे पूछा गया है कि K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 8850 मीटर, 8611 मीटर, 8218 मीटर या फिर 8586 मीटर। इसके साथ साथ आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आपको इसके साथ साथ ये भी बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका भी उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 8611 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। अब K2 के बारे में और देख लेते हैं। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसका आपको दूसरा नाम याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसे गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी K2 पर्वत को जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि K2 जो कि पर्वत है ये कहाँ पर है, तो यह पर्वत श्रेणी है काराकोरम। कहाँ पर? तो काराकोरम काराकोरम पर्वत श्रेणी में यह K2 पर्वत की ऊंचाई है या फिर K2 पर्वत है। ठीक है, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो उसका नाम है K2। अगर भारत में पूछा जाए तो इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसे गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। K2 जो पर्वत है यह दुनिया का सेकंड सेकंड हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। और आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या है वर्ल्ड की। वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है या फिर माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए यह कितने मीटर ऊंचा है, तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर, कहीं कहीं पर आपको 8850 भी मिल जाएगा जो अब सही है। 8850 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो K2 जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कहाँ पर पाया जाता है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और इसी पर्वत श्रेणी में हमारा सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है, जो कि जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालतोरा ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही पाया जाता है। ठीक है, अब देख देख सकते हो यहाँ पर हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट देख सकते हो जो कि नेपाल देश में है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है काराकोरम, जिसे K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके बाद है कंचनजंगा जो कि भारत में है। जो कि भारत में सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या भारत में, तो इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। आपसे पूछा गया है कि गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल स्थित है। ऑप्शन है धोलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़ या फिर लोथल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो स्थल है वह गुजरात में है जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। जल्दी से जल्दी उत्तर कीजिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर क्या है? ए। अगर आपसे पूछा जाता है कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है इनमें से, अगर आपसे बंदरगाह पूछा जाता है तब इसका राइट आंसर हो जाता है डी। तब इसका सही उत्तर क्या होता है? डी इसका सही उत्तर हो जाता। ठीक है। लोथल एक बंदरगाह है जो कि भगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से मिले हैं चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये याद रखना है राखीगढ़ी हिसार में है। राखीगढ़ी हिसार में है जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का यह सबसे बड़ा हरियाणा का यह सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो राखीगढ़ी है जो कि हिसार में है। रोपड़ जो कि पंजाब में है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? ये पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। ठीक है। अब यहाँ से पूछा जाता है जो राखीगढ़ी है यह किस नदी के किनारे है? तो यह घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भगवा नदी के किनारे है, और जो रोपड़ है यह सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी जिला तमिलनाडु, कोडाईकनाल तमिलनाडु, नेल्लोर तमिलनाडु, या फिर महाबलीपुरम जिला तमिलनाडु। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए। तो नीलगिरी जिले तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय पार्क स्थित है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है तमिलनाडु में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप अपनी बुक में इन्हें नोट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसका दूसरा नाम है अन्नामलाई, जिसका दूसरा नाम क्या है? अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है। और इसके साथ साथ मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? आपको बताना है कि पद्म पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है नर्तकी मीनाक्षी, नर्तकी सरोज, नर्तकी नटराज, या फिर कृष्ण मूर्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नर्तकी नटराज पहली ट्रांसजेंडर बनी है जिन्होंने पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। भारत पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। ठीक है। अब पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। जिसका नाम सबसे बड़ा होगा वह दूसरे पे होएगा, और उसके बाद जो छोटा नाम होएगा वो तीसरे पे होएगा। मैं आपको बता देता हूँ पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद तीसरा पुरस्कार पूछा जाए तो पद्म भूषण भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री। तो पद्म श्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पीकॉक, मैना, अंडमान वुड पिजन, या फिर अंडमान पैरट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी। तो बी इसका सही उत्तर है, यानी कि कबूतर। कबूतर अंडमान और निकोबार का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, वीके मेनन, बाल गंगाधर तिलक, या फिर अंबिका चरण मजूमदार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, अगर पूछा जाए कि इंडियन लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875 में। कब?
1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी और 1875 में ही दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका सही उत्तर बताना है कि पीटीआई, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, पीटीआई की स्थापना कब हुई थी, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी आपको बताना है कहाँ पर है। तो जल्दी से जल्दी इसका उत्तर बताइए कि पीटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है 27 अगस्त 1948, 27 अगस्त 1950, 27 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 27 अगस्त 1947 को पीटीआई की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन का भी नाम पूछा जा सकता है। इनके प्रेस पीटीआई के चेयरमैन का नाम है अवीक सरकार, अवीक सरकार, जो कि एबीपी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भी है, एबीपी ग्रुप के वाइस चेयरमैन भी है अवीक सरकार, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको बताना है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में किस भारतीय को पहली बार शामिल किया गया था। आपके ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रफुल्ल चंद्र सेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। और अगर आपसे पूछा जाए सत्येंद्र नाथ प्रसाद, सत्येंद्र नाथ प्रसाद, ठीक है, अगर इनका नाम दिया जाए तो इनके बारे में आपको याद क्या रखना है? तो सत्येंद्र नाथ प्रसाद पहले भारतीय थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। इन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1922 में, कब? 1922 में भारत और लंदन में दोनों जगह पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। भारत और लंदन दोनों जगह पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनके बारे में आपको याद रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में आपको याद रखना है, ये पहले गवर्नर थे बिहार और उड़ीसा के, फर्स्ट गवर्नर थे ये बिहार और उड़ीसा के। और इसके साथ साथ ये एडवोकेट जनरल भी थे पहले बंगाल के। बिहार और उड़ीसा के ये, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, बिहार और उड़ीसा के, बिहार और उड़ीसा के ये फर्स्ट गवर्नर थे। और इसी के साथ साथ ये एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल थे पहले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी धारा है वो गर्म जल की धारा है। हमबोल्ट धारा, अलास्का धारा, कैनरी धारा या फिर लेब्राडोर धारा। इसका सही उत्तर क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, धारा जो धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, भूमध्य से किधर की ओर चलती हैं? ध्रुवों की ओर चलती हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय से उपध्रुवीय कटिबंध की ओर चलने वाली धाराएं जो होती हैं उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। ठीक है, तो ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का टेम्परेचर ये बढ़ा देती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इन्हें गर्म जल धारा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का की धारा, गर्म जल धारा का एक उदाहरण है। ये एक प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है। ठीक है, इसके साथ साथ दो और जल धाराओं के नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सुशीमा और एल नीनो। सुशीमा और एल नीनो ये दोनों जो हैं गर्म जल की धाराएं हैं अलास्का के साथ साथ। अगर आपसे ठंडी ठंडी जलधारा का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको याद रखना है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया और अंटार्कटिका, कैलिफोर्निया और अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका, ये जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? आपके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है शहरों में, महासागरों में, पर्वतों में या फिर मरुस्थलों में। आपको बताना है कि लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासागरों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत या फिर जिला परिषद। तो आपको बताना है कि भारत में जिला सड़कों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जिला परिषद के द्वारा जिला सड़कों का रखरखाव किया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, त्योहार है मी डैम मी फी किस राज्य के ताई अहोम समुदायों द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए असम, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। आपको इसका राइट आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। आप सभी जानते होंगे कि चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है चार मीनार। आप सभी बताइए कि चार मीनार किसने बनवाया था? चार मीनार की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? या फिर आपसे पूछा जा सकता है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में गोरुमारा गोरुमारा और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में याद रखना है आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल में याद रखना है आपको अनाईमुडी अनाईमुडी पेरियार पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और आंध्र प्रदेश में याद रखना है पापीकोंडा पापीकोंडा राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेरिलिन किसका प्रकार है? टेरिलिन किसका बहुलक है? या फिर ये भी पूछ सकता है टेरिलिन किसका बहुलक है या फिर टेरिलिन किसका प्रकार है। ऑप्शन है नाइलॉन, एक्रेलिक, रेयन या पॉलिएस्टर। तो टेरिलिन प्रकार है पॉलिएस्टर का, तो पॉलिएस्टर का यह एक प्रकार है टेरिलिन। अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिलिन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कपड़े और बर्तनों में बनाने के लिए टेरिलिन का प्रयोग किया जाता है। कपड़ों के साथ साथ बर्तनों को बनाने में टेरिलिन का प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ईरान का पुराना नाम क्या था या फिर ईरान का पूर्व नाम क्या था? आपसे पूछा गया है ईरान का पुराना नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्शिया। तो पर्शिया के नाम से ईरान को जाना जाता था। ठीक है, पर्शिया के नाम से ईरान को जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से देश में एक से अधिक समय जोन है? या आपसे पूछा गया है एक से ज्यादा टाइम जोन किस देश में है?
ऑप्शन है चीन, भारत, यूएसए या फिर अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनमें से सी इसका सही उत्तर है कि किस देश में एक से अधिक टाइम जोन है। अगर पूछा जाए कुल यूएसए में कितने टाइम जोन है तो इसका सही उत्तर है 7। तो 7 टाइम जोन है यूएसए में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितने टाइम जोन है तो 7 टाइम जोन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और विश्व में कुल कितने जोन है तो विश्व में टोटल जोन है 24। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। प्रत्येक जोन कितने डिग्री के बराबर है 15 डिग्री के बराबर है। और 1 डिग्री बराबर है हमारा 4 मिनट के बराबर। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के बराबर है। और भारत का टाइम जोन कितना है तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत का टाइम जोन कितने डिग्री पर है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का टाइम जोन है। पूर्वी देशांतर पर भारत का टाइम जोन है, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी गांव से गुजरती है। जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी गांव से गुजरती है। भारत का टाइम जोन कहाँ से गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का टाइम जोन गुजरता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है यानी कि प्लस है। अगर बात की जाए ग्रीनविच मीन टाइम पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उस समय भारत में क्या टाइम होएगा तो शाम के उस समय भारत में 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस कौशल का विकास करना था। आपको बताना है इसका सही उत्तर। हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग, हैंडलूम या फिर लेदर। तो इसका सही उत्तर क्या है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य किस चीज का विकास करना था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी। और इसी के साथ साथ आपको सीआईएसएफ की फुल फॉर्म भी बतानी है। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है 1969, 1983, 1968 या फिर 1967। तो इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि असम राइफल भी पूछा जा सकता है। असम राइफल की भी स्थापना किस वर्ष की गई थी ये भी आपको बताना है। सीआरपीएफ की भी पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। होम गार्ड की स्थापना कब की गई थी। एनसीसी की स्थापना कब की गई थी। तो सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में है। सभी के हमारे हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है, सिवाय असम राइफल को छोड़कर। असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में और इसका हेडक्वार्टर है वो है शिलोंग में। कहाँ पर है शिलोंग में है। और सभी के सभी संगठनों का हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में है। होमगार्ड की स्थापना हुई थी 1946 में और आपको याद रखना है एनसीसी की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यू दिल्ली में है। और होमगार्ड का विभिन्न राज्यों का अलग अलग अपना अपना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।